नमस्कार एंड सत श्री अकाल। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारी क्लास 10 मैथ्स की जर्नी बहुत सॉलिड रहने वाली है दोस्त, क्योंकि तुम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी शुरुआत ही बहुत धुरंधर तरीके से हो रही है। इस वीडियो के अंदर क्लास 9 मैथ्स के वो सारे की एरियाज, की कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा जो कि आगे तुम्हारे क्लास 10 में काम आने वाले हैं। तो तुम्हारी बेसिक्स, तुम्हारी फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाएगी इस वीडियो के बाद। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा चाहिए भाई। सिट बैक, रिलैक्स एंड बिल्ड योर बेसिक्स विद मी। तो चलो भाई कहानी को चालू करते हैं। एक एक करके मैं ऑर्डर में चलूंगा। तो सबसे पहले बेटा तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा और ये अब तुम्हारा आगे कंटिन्यू होने वाला है। क्लास 10 में पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। वहां पर बेटा वही सब बातें तुमको यूज आएंगी जो तुमने क्लास 9 में पहले चैप्टर में पढ़ी थी। तो भाई सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम पे बात कर लेता हूं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था यहां पर, और ये बेसिक है बेटा, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए जो भी क्लास 10 के मैथ्स में अच्छा करना चाहता है, कि भाई नंबर्स को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर मैं नंबर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करना चाहूं तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स और दूसरा सेक्शन हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेटा अभी हमको ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। हम 11th क्लास में इसकी दुनिया में भी जाएंगे। अभी हमको रियल दुनिया में रह के चीजें समझनी है। अब रियल नंबर्स के भी आगे 2 बाइफर्केशन होती है बेटा। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर माने क्या? रियल नंबर वो जो कि आपकी यार आप नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओ, वो आपके रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स भी फर्दर 2 क्लासेस में बंटते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है बेटा इर्रेशनल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी भाई, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q where both p and q are what integers they belong to। बेटा ये साइन होता है belongs to का, belongs to the set of integers। z का मतलब होता है integers, इन सब पे बात करूंगा मैं। and q cannot be equal to 0, ठीक है। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो बेटा हम बोलते हैं कि ये चीज मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड है। ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर में 0 वाली बातचीत मैं तुमको 10th में भी सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अभी तुम लोगों ने हमारी डेफिनेशन पढ़ी थी। और फिर इर्रेशनल नंबर, यार सिंपली जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल हो जाता है। विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस विल बी कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये थी बेटा डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता था इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप बात करते थे। तो भाई रैशनल नंबर की अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते थे तो भाई या तो ये टर्मिनेट कर जाती थी, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। याद आ रहा है? रिपीटिंग। जैसे अगर मैं बात करूं 3/2 की तो 1.5 ये खत्म हो गया। यहां पे 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं कि टर्मिनेट कर गया। तो 3/2 रैशनल नंबर है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देखो टर्मिनेटिंग आ रही है। या फिर ऐसी कोई चीज ले लूं मैं 1/3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ सर, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो भाई डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे दोस्त तो आपको दिखेगा ये 0.3333 ऐसे जाता रहेगा। तो क्या ये कभी एंड होने वाला है? नो। बट क्या ये एक रेपिटेटिव पैटर्न शो कर रहा है? यस। तो रैशनल नंबर का जब भी तुम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, या तो वो ऐसा दिखेगा कि एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, या तो आपको कोई रेपिटेटिव पैटर्न दिखेगा। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। और इर्रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है भाई? अगर आप इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ना तो वो टर्मिनेट करेगी दोस्त, ना तो वो रेपिटेटिव पैटर्न शो करेगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट होता है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेपिटेटिव का। बात समझ आई? इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, जैसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख भी दिए हैं। ऐसे ही आप लोग इर्रेशनल नंबर्स के अगर एग्जाम्पल देखोगे तो रूट वाले नंबर्स हो गए, पाई हो गया। जैसे पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। बेटा आप पाई की वैल्यू आप जो यूज करते हो 22/7, ये सारे के सारे बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि वी यूज दिस फॉर अप्रोक्सीमेशन। अब आप बोलोगे सर 22/7 तो एक रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बेटा
यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि जो चीज हम लोग यहां पर करते हैं ना, यहां पर इक्वल टू नहीं, एक्चुअली कुछ ऐसा होता है। पाई इज अप्रोक्सीमेटेड, ये किसका साइन है? अप्रोक्सीमेशन का साइन है। तो पाई इज अप्रोक्सीमेटेड टू दिस वैल्यू फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। बात समझ आ गई? तो यहां पर पाए हो गया इसका एग्जांपल बेटा, √2, √3, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। आप देख सकते हो √2/1, तो आपको दिख रहा है कि ये p बाय क्यू वाली फॉर्म में तो है, लेकिन यहां पर p आपका इंटीजर्स के सेट से नहीं है, इसलिए ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है, रैशनल की कैटेगरी में नहीं आता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अब इसके बाद बेटा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो रैशनल नंबर्स में आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स सब आ सकते हैं। ठीक है, -2/3, -3/7, ये सब के सब बेटा आपके रैशनल नंबर्स है। लेकिन रैशनल नंबर्स में ना कुछ प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से भी सेट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई रैशनल नंबर में ही आता है नेचुरल नंबर्स का भी सेट। नेचुरल नंबर्स और कुछ नहीं होते दोस्त, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लैश काउंटिंग नंबर्स। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो तुम कभी काउंटिंग 0 या फिर नेगेटिव नंबर से चालू करते हो या 1 से चालू करते हो? हमेशा 1 से चालू करते हो। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है बेटा, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आप कोई भी बड़ा नेचुरल नंबर बोलो, मेरे को सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, वो मेरा नेक्स्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये एंड नहीं होने वाला। और ये सारे के सारे देखो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। बट ये इनका एक अलग नाम दे दिया गया है क्योंकि दे आर स्पेशल नंबर्स। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ऐसे इसको आप इमेजिन करोगे तो सारे के सारे आपको p बाय क्यू की फॉर्म में दिख जाएंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है भाई? यही सारे नंबर हैं, लेकिन एक जीरो इनके साथ और ऐड हो जाता है। तो इसी सेट में बेटा आप अगर जीरो ऐड कर दोगे तो आपको सेट ऑफ होल नंबर्स मिल जाएगा। नेचुरल नंबर्स के सेट को बेटा कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है बेटा अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में क्या होता है बेटा? ये होल नंबर्स उठाते हैं और अब हम नेगेटिव रेंज में भी जाते हैं। तो इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव आप वर्जन देखो, -1, -2, -3। तो अगर इसके नेगेटिव और इनको सबको साथ में रख दिया जाए तो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाता है दोस्त। तो आपका इंटीजर्स का जो सेट है वो ऐसा दिखता है, 0 के आगे भी रहेगा 1, 2, 3 सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, रहेंगे लेकिन फुल नंबर्स, कुछ भी फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं आ रहा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ध्यान देना। और यहां पर हो जाएगा बेटा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर्स है इसके बीच में। और बेटा इंटीजर्स को इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है और इंटीजर्स के सेट को Z से डिनोट किया जाता है यूजुअली। अगर आपको कहीं पे बेटा ऐसा दिख जाए Z+, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1, 2, 3 यानी कि नेचुरल नंबर्स ही हो गए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स का मतलब सेम होता है। अगर आपको कोई लिख दे बेटा ऐसे Z-, इसका मतलब है कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, -1 से यहां पे पीछे वाले इंटीजर्स लेने हैं। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आप अब रिकॉल कर रहे हो मेरे साथ। इसके साथ साथ बेटा ये तो हो गए आपके स्पेशल गुड लुकिंग नंबर्स, इसलिए इनके नाम ना अलग से भी दे दिए गए हैं। लेकिन फिर रैशनल नंबर में यार ऐसे लोग भी आते हैं, ध्यान रखना, जो कि इन कैटेगरीज में नहीं डाले जा सकते। जैसे 2/5, ये नंबर यहां पर तीनों में कहीं भी फिट नहीं होगा। -3/6 कहीं फिट नहीं होगा। ठीक है, 0.07 इनमें नहीं आएगा। -0.0031, ये सारे के सारे क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। -3/7, सो ये सारे भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये इनकी कैटेगरीज में नहीं पुट किए जा सकते। तो ऐसा मत सोचना कि रैशनल नंबर में सिर्फ आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स दिखेंगे। तो इसको अगर मैं आपको डायग्राम से, इसको बोलते हैं बेटा वेन डायग्राम, और ऐसा सवाल क्लास 10th मैथ्स में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक गोला है और मैं बोलता हूं कि बेटा इस गोले में ना सारे के सारे रैशनल नंबर्स रहते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स रहते हैं, तो इसी गोले में आप लोग बनाओगे एक और गोला ऐसा,
और यहां पे देख के बताओ बेटा, इन तीनों में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप लोग इसको बोल दोगे भाई कि इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स लाए करेंगे। इंटीजर्स के अंदर ही बेटा हमारा क्या आता है? सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स के अंदर ही हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, क्योंकि सिर्फ जीरो ही एक्सक्लूडेड रहता है, तो यहां पर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। लेकिन जो आपका ये वाला एरिया है दोस्त, कौन सा वाला एरिया? ऑरेंज ले लेते हैं पेन। ये वाला एरिया है, ये इंटीजर्स के बाहर और जो रैशनल नंबर्स के अंदर है। यहां पर बेटा तुम्हारे वो फ्रैक्शन वाले, नेगेटिव फ्रैक्शन वाले लोग रहते हैं, जैसे कि -3/5, 0.03। तो ये सारे के सारे नंबर्स इस वाली कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर हैं लेकिन इंटीजर्स के सेट से बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं एक ऐसे डब्बा बना दूं और बोल दूं कि भाई इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर बेटा तुम्हारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे और इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो कि भाई यहां पर इसको एक ऐसा कर दो, इसके अंदर बोल दो कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, इसके अंदर बोल दो इरैशनल नंबर्स है, लेकिन इन दोनों में कोई भी चीज मिक्स नहीं हो सकती है। मतलब अगर कोई नंबर इरैशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता दोस्त, रैशनल है तो इरैशनल नहीं हो सकता। इसके लिए भी आप सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। यहां पर ऐसे आपने सर्कल बना दिया और यहां पर ऐसे आपने सर्कल बना दिया, सिंपली, ठीक है। क्लियर कहानी? चलो बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा और आगे। फिर आपने सीखा था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरी है दोस्त। आप लोगों को रैशनलाइजेशन बार बार ही काम में आएगा क्लास 10th के अंदर। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था भाई? कि हम लोग थोड़ा सा यार रूट के साथ खेला खेली करते थे। कैसे खेला खेली करते थे भाई? कि मान लो कि जैसे तुम्हारे को कुछ ऐसी चीज दी गई है, 5/2 + √3, और अगर तुमको बोल दिया जाए कि इसको रैशनलाइज कर दो, तो तुम लोग क्या करते थे? ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखते थे जहां पे रूट है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इरैशनल चीज है ना, इरैशनल चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा बेटा? 2 - √3, और यहां पर भी 2 - √3। तो इस चीज को अब मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? डिनोमिनेटर पे अगर तुम नजर मारोगे तो 2 + √3 और 2 - √3, तो a + b a - b, तो a + b a - b का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है दोस्त? a² - b² के बराबर होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर मैं डिनोमिनेटर में यूज करूंगा, तो 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, और बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और यहां पर क्या हो जाएगा? 10 - 5√3। तो यहां पर देखिए आपके डिनोमिनेटर में जो इरैशनल नंबर था, आपने उसको एक रैशनल में कन्वर्ट कर दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है रैशनलाइजेशन का। ये मत सोचना कि सर अभी भी ऊपर तो है रूट। हाँ, इससे हम लोग एक इरैशनल चीज को कंप्लीटली रैशनल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हो रही है कि डिनोमिनेटर में जो इरैशनैलिटी थी आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, और देखो आपके डिनोमिनेटर में 1 बन गया ना, जो कि एक रैशनल नंबर है। लेकिन अभी भी ये रहा इरैशनल नंबर ही, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज आपको मिल गई 2/√3, तो आप इसको भी बेटा बड़े प्यार से कैसे लिख सकते हो? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2√3/3। सो दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस देन दिस। बट अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में करते क्या है भाई? जो आपके डिनोमिनेटर में आपको इरैशनैलिटी दिख रही है, बस उसको हम लोग रैशनल करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अगर कोई चीज ऐसी है a + √b, तो आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि क्या होगा? a - √b। ध्यान रखना, रूट वाली चीज के आगे जो साइन होता है उसको उल्टा किया जाता है। उसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो अगर a - √b है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a + √b, a + √b है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - √b। बात क्लियर सभी को? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद यार बहुत क्रिटिकल चीज है आइडेंटिटीज,
ठीक है, आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं बेटा, और ये सारी की सारी आइडेंटिटीज काम आने वाली है, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में बहुत काम आएंगी बेटा आइडेंटिटीज। वहां पे प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स में तुमको आइडेंटिटीज लगते हुए दिखाई देंगी। तो बेटा मैं तुमको यहां पर जो भी आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड है सारी की सारी बता रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है भाई, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आती है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगी, क्यूबिक आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होंगी क्लास 10th में, तो इनको दिमाग में रख लेना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बस इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो उस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे लिखते हैं, जहां जहां पर आपको b दिख रहा है वहां वहां पर माइनस बी डाल दीजिए बस। देखो रटने रटाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली भी देखोगे तो सब चीजें समझ आएंगी। b की जगह माइनस बी डालोगे तो माइनस बी का क्यूब आपको माइनस बी क्यूब मिलेगा। फिर यहां पर देखो b की जगह माइनस बी डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3ab, और फिर यहां पर भी a माइनस बी। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोस्तों अब जो मैं फिफ्थ और सिक्स आइडेंटिटी लिखने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज करने में हेल्प करेगी। जब भी दो क्यूबिक टर्म्स दिखेंगी, एक तो है a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरी है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में देखो फैक्टर ही तो हो रहे हैं ना यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ध्यान रखना। और a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी, और यहां पर आएगा दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के यूज करोगे। इसके अलावा तुमको ये तो पता ही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, याद रखना, इन्हीं से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग पॉलिनोमियल्स के चैप्टर पे। पॉलिनोमियल्स में हम लोग बेसिक डेफिनेशन वगैरह सीखते हैं, और यही चीजें अब आगे काम आएंगी क्योंकि तुम्हारा सेकंड चैप्टर 10th में पॉलिनोमियल्स का ही है दोस्त। तो पॉलिनोमियल्स में आपने क्या क्या बातें सीखी थी, यहां पर सबसे पहले आपने देखा था कि यार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, है ना। तो बेटा अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जहां पर आपको वेरिएबल्स दिखें, कांस्टेंट्स दिखें, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें दिखें। तो अगर मैं कोई सी भी चीज जैसे लिखना चाहूं, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 2xy प्लस 3, ये एक बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर आपके x और y क्या हो गए, ये वेरिएबल हो गए, 2 और 3 आपके कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, और आपके वेरिएबल के साथ जो लगा होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ऐसी आप बतेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सोच सकते हो। अब आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, x टू द पावर 1/2 प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्त। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आती है पॉलिनोमियल्स की बारी। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इट इज अ स्पेशल केस, it is a special case of algebraic expressions where the power of variables can only be whole numbers। मतलब ऐसी 1/2 वाली पावर नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको पावर्स कैसी लेनी पड़ेंगी बेटा, होल नंबर्स लेनी पड़ेंगी। तो अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो बेटा ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां पे आपकी वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर में दिखे उसको आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो, अदरवाइज आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। और ऐसे सवाल आप लोगों ने कर भी रखे हैं क्लास 9th में, उनको प्लीज एक बारी उनसे गो थ्रू कर लेना, सारी की सारी चीजें वो क्लास 10th में काम आने वाली हैं। और वैसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 10th के बोर्ड में भी आ सकता है कि आपको ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि भाई बता दो
इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो जैसे यहां पर ये बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से पूछूं इज दिस अ पॉलिनोमियल x प्लस 1/x, तो बेटा ये अब आपको दिख रहा है कि ये 1/x है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, सिर्फ इसको डिकोड करो x की पावर -1। पावर क्या होल नंबर है? नहीं है, तो बेटा ये भी तुम्हारा क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ध्यान रखना पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को पढ़ाया गया था पॉलिनोमियल के वेरियस टाइप्स और थोड़ा बहुत आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया गया होगा क्लास 9th में। तो आप लोग अगर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हो, ये सब चीजें आपको 10th में भी मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन आप लोग बेटा टर्म्स के बेसिस पे करते हो कि कितनी टर्म्स हैं, और डिग्री के बेसिस पे करते हो। जैसे मान लो एक ही टर्म है आपकी किसी पॉलिनोमियल में, तो आप उसको बोल देते हो मोनोमियल, है ना। जैसे सिंपल लिख देता हूं कुछ 2x, ये एक मेरा मोनोमियल है। उसके बाद बेटा अगर हमारे पास हमारे पॉलिनोमियल में दो टर्म्स दिख रही हैं तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोल देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, यहां पर मेरे पास दो टर्म्स हैं तो ये एक बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, इसके ये स्पेसिफिक केस हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर हम डिग्री की बात करते थे बेटा, तो हमको पता था डिग्री क्या होती है भाई, जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है आपके पॉलिनोमियल में उसको आप डिग्री बोल देते थे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन 10th में दोबारा से भी रिकॉल कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी जितना ग्रास्प कर पा रहे हो उतना कर लो। डिग्री का मतलब क्या होता था दोस्त? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपको उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल दिख रहा है दोस्त, उसकी हाईएस्ट पावर देखो, वही आपकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। फिर हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट डिग्री वाले, तो भाई डिग्री 0, ठीक है, डिग्री 1। डिग्री 0 किसकी होती है भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर कुछ है, जैसे मान लो कुछ ऐसा पॉलिनोमियल आपने लिख दिया। पॉलिनोमियल को आप ऐसे px से डिनोट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया बेटा 5, तो आपको पता है कि आप कोई सा भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेंगे तो उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? क्योंकि यार यहां पर आप एक ऐसा x⁻0 इमेजिन कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखेंगे उसकी डिग्री आपकी 0 होगी। डिग्री 1 किसकी होती है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे 2x प्लस 3 टाइप, ये आपका क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। फिर ऐसे ही बेटा डिग्री 2 वाले हो जाते थे। एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां पर अपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो क्या है बेटा? 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसपे आपकी पूरी की पूरी क्लास 10th मैथ्स की पॉलिनोमियल डिपेंड करती है। यही आपका की कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में, और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ऐसे ही डिग्री 3 में बेटा क्यूबिक चला जाएगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था जहां पर आपको दिखता था कि डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड है। याद है ये किसके लिए होता था? ये होता था जीरो पॉलिनोमियल के लिए, और इस पे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं आज भी। और 9th में आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको याद होगा। तो 10th में तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर, और यहीं से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है। तो अगर आप कोई सी भी ऐसी चीज लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा इसके आगे देखो, मैं आपको सिंपल सा रीजन दे देता हूं। x की पावर आप 0 भी लिख सकते हो, x की पावर आप 1 भी लिख सकते हो, x की पावर आप 2 भी लिख सकते हो। अगर 0 है एज कोफिशिएंट तो वो तो हर चीज को 0 बना देगा। तो भाई डिग्री 0, 1, 2 इतनी सारी डिग्री सोच पा रहे हो। जब इतना सारा चीजें सोच पाओ तो मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है, हेंस द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसको समझने का एक दूसरा भी तरीका होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को ऑफ nth डिग्री, ठीक है, लिख देता हूं मैं nth डिग्री। अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर a लिख दो x की पावर n, ठीक है।
यहां पर लिख दो आप कुछ a1 लिख दो, यहां पे लिख दो a2 x की पावर n-1, फिर a3 x की पावर n-2। ऐसे करते करते जब तक आपकी x की पावर 0 ना हो जाए, यानी कि कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, आप लिखते चले जाओ। बस ये हो गया बेटा आपका क्या, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन जनरल फॉर्म। अब आप खुद सोच सकते हो, कोई अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो मतलब यहां पर ये सारी की सारी चीजें जीरो हो रही होंगी, तो बेटा ये भी हो सकता है कि आपके सारे के सारे कोफिशिएंट्स a1 टू an जीरो हो जाए। और ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर आप लोगों को जो मैंने सिखाया कि यार आप यहां पर कोई सी भी x की पावर लेंगे, आगे तो उसके जीरो ही लगा हुआ है दोस्त। तो कैसे डिसाइड करोगे कि डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जब इतने सारे केसेस है? हेंस द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बात समझ आ गई? क्लियर? चलो, तो पॉलिनोमियल में बेटा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि बेटा पी एक्स, एफ एक्स, ये सारी की सारी चीजें जो आप देखते थे, ये कुछ नहीं है, बस ये लिखने का तरीका है। आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पॉलिनोमियल ना एक फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन में एक इनपुट होता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकलता है। तो जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया पी एक्स कुछ ऐसा 2x² + 3, और एक और पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने ऐसा 3xy + 4। यहां पर xy हटा दो क्योंकि यहां पर सिर्फ x ही है, तो y को हटा दो। एक काम करो 3x³ + 2x + 7। अब मेरे से कोई पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट, ऊपर वाले का अगर कोई पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे को x की जगह 2 इनपुट डालनी है और देखना है कि ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल मेरी क्या आउटपुट देगा। तो यहां पर आप सिंपली बस x की जगह 2 डाल देंगे तो आपको p ऑफ 2 मिल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखा जाता है। और यहां पर हो जाएगा 4 2 की 8, 8 + 3 11। यहां पर अगर मेरे को कोई बोल दे कि भाई इसकी वैल्यू बता दो एट x इज इक्वल टू 2, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है भाई, f ऑफ 2 निकाल रहे हैं हम। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 × 24 + 4 + 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 28 और 7 35 के बराबर। ठीक है, समझ आ गई बात? यही बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अब आप आगे बढ़ाओगे क्लास 10th में और फिर सीखोगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। हम लोग ग्राफ्स के ऊपर चर्चाएं करेंगे, बहुत स्वाद आएगा बेटा। क्लास 10th मैथ्स की फाउंडेशन बिल्ड करवाऊंगा तुम्हारी। तुम सितंबर अक्टूबर तक तो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी ना क्लास 10th मैथ्स, तुम्हारी मतलब इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि एनसीईआरटी तो तुमको बेटा हलवा लग रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम करोगे तुमको दिखेगा कि हर सवाल तुम बना पा रहे हो, और तुम्हारी चाह बढ़ जाएगी। तुम लोग ना डिफिकल्टी लेवल एक एक करके ऊपर बढ़ाना चाहोगे और बोलोगे सर और टफ क्वेश्चंस कराओ, और टफ क्वेश्चंस कराओ, और तब बेटा असली मजा आना चालू होगा। तब तुमको मैं थोड़े बहुत ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो तुमको पता चलेगा कि यार रियल मैथ्स है क्या और मैथ्स पढ़नी कैसे चाहिए, जो कि बहुत कम तुमको यूट्यूब चैनल्स पे दिखेगी। तो यहां पर बेटा तुमको एकदम प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन एकदम स्क्रैच से हम लोग चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा एक टफ क्वेश्चन देके कि तुम सारे सोच लोगे, नहीं। मैं तुम्हारी सोच पहले उस लेवल तक लेके जाऊंगा, पॉलिश करूंगा तुमको, तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर फेंकूंगा, तुमको तैरना सिखाऊंगा। उसके बाद बेटा तुमको बोलूंगा ये लो, ये इतना गहरा पानी है, अब तुमको खुद तैरना है। तो मजा आएगा। पूरा का पूरा बेटा प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, और यही बेटा मेरे चैनल की थीम भी है। लोग टॉपर्स बनाते हैं, अपन लर्नर बनाएंगे, वो लर्नर अपने आप ही जिंदगी में टॉप कर जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ना करे लेकिन आगे तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। इसके बाद आते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स हो गया अपना, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका बेटा 10th में चैप्टर है, जिसका बेसिक आपको सिखाया गया है क्लास 9th में एज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसके बारे में सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे क्योंकि क्लास 9th में बहुत कम ही कराया गया है आप लोगों को। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस होती क्या है भाई? सबसे पहले तो इक्वेशंस ही क्या होती हैं भाई? इक्वेशंस वो जाती है जहां पर आपका पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 आपको दिखता है। जैसे यहां पर ये सारी की सारी एक्सप्रेशंस थी बेटा, यहां पर कहीं पर भी इक्वल टू 0 आपको नहीं दिख रहा था।
इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे लीनियर का मतलब है सबसे पहले तो डिग्री 1 हो जाएगी, तो इसका मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं, जैसे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। बस फर्क क्या है, यहां पर आपका एक वेरिएबल है, यहां पर आपके दो वेरिएबल हैं, तो ये हो जाती है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, एल ई का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखो यहां पे इक्वल टू जीरो वाला सीन आ रहा है, तो यहां पर इसलिए इनको इक्वेशंस बोला जाता है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्म में है, जब पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तो वो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर ये जो नीचे वाली है ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोस्त। और आप इन्हीं के बारे में अब क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। आपने क्लास 9th में बस बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं, आपको सॉल्विंग आनी चाहिए कि यार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप क्लास 10th में सीखोगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सिंपली यार आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स की वो वैल्यू फिगर आउट करनी है जिस पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो आप यहां से निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -b/a। ठीक है, ये सारी बातें सीखी हैं। थोड़ा बहुत आपने बेटा यहाँ पे देखा होगा कि ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों की दोनों, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा तो आपको एक लाइन मिलने वाली है अपनी एक्स वाई प्लेन पे। उसके साथ साथ यहां पर मैं एक और ऑब्जर्वेशन तुमको करवाता हूं। तुम लोग, चलो ये वाली चीज एक काम करते हैं, क्लास 10th के लिए ही छोड़ते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अभी के लिए, तो ये हम क्लास 10th में ही करेंगे। जब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बाद सीधा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये एक चीज मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी आप इस पे सोच सकते हो, आपको पता है जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो और आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है, आप इनको आपस में रिलेट करना, आपको दिखेगा कि भाई ये तो दोनों के दोनों सेम ही है, इसलिए इनका ग्राफ सब कुछ सेम होता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लास 10th में ऑब्जर्व करवाऊंगा आगे। उसके बाद बेटा आपका ज्योमेट्री पोर्शन आता है, जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सिर्फ और सिर्फ अभी पॉइंट्स को एड्रेस करना सीखते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो आपने बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में देखा है कि भाई क्वाड्रेंट सिस्टम आपका ऐसा होता है जिसको आप कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस है, वर्टिकल पे वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप लोगों का क्वाड्रेंट सिस्टम और आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ना कैसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग यही चूज करते हैं जेनरिकली बिकॉज यहां पर चीजें विजुअलाइज करना, सब कुछ स्पॉट करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो कन्वेंशनली हम लोग एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली लेते हैं और अपनी वर्टिकल एक्सिस को लेते हैं वाई एक्सिस, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली चीज काम नहीं करेगी, हमको चॉइस करनी थी तो हमने ये वाली चीज चूज करी है क्योंकि यहां पर हमको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से विजुअलाइज होती हैं। तो अब यहां पर अपन लोगों ने सीखा था कि यार हमको इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि भाई अगर हमको किसी चीज को एड्रेस पता करना है, जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो इसको भूल जाओ, यहां पर मैं एक कोई पॉइंट रख देता हूं आपके सामने, मैं बोलूं कि यार इस पॉइंट का जीपीएस बताओ, एड्रेस बताओ। जैसे तुम अपने फोन में जीपीएस ऑन करके किसी लोकेशन पे पहुंचते हो, कैसे पहुंचते हो, क्योंकि उस स्पेसिफिक जगह की कोई जीपीएस लोकेशन है, तो आप लोग उसको फिर जीपीएस के थ्रू नेविगेट करते हुए पहुंच जाते हो। यहां पर अगर मेरे को पहुंचना होगा तो मेरे को थोड़ा सा रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना कि कहां से जाऊं, कैसे जाऊं। तो ये जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है, क्वाड्रेंट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एज रेफरेंस काम करता है कि अगर मैं किसी को समझाऊं कि मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग इतना मूव करना है और वाई एक्सिस के अलोंग इतना मूव करना है, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इसलिए इसको बनाया गया, इसको यूज किया गया ताकि भाई हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर देख पाए कि उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। और ऐसे ही देखना होता है कि एक्स में कितना चलूं, वाई में कितना चलूं। ठीक है, तो अब बेटा जैसे
मैं बोलता हूं कि मेरे को एक पॉइंट पे जाना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना है, और 3 का मतलब है आपको वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना है। तो आपका जो ये पहले वाला नंबर होता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपका डिस्टेंस शो करता है, और जो ये दूसरा वाला नंबर होता है वाई एक्सिस के अलोंग बताता है कितना चलना है। अब यहां पर जो आपका 2 है इसको प्यार से बोला जाता है एब्सीसा, और जो ये y पे लिखा हुआ नंबर है इसको प्यार से बोला जाता है ऑर्डिनेट, या फिर इसको आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, इसको आप y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो एग्जैक्ट टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, वो है एब्सीसा और ऑर्डिनेट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 और ऐसे 3। अब मेरे को 2,3 तक पहुंचना है, तो मैं यहां पर जाऊंगा 2 और फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा यहां से 3। तो ये रहा बेटा मेरा 2,3 वाला पॉइंट। ये बेटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, देखो अगर आप ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन से राइट जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो आप इसको पॉजिटिव कन्वेंशन में देखेंगे। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आप इसको नेगेटिव कन्वेंशन में देखेंगे। दैट इज वाई इसके राइट हैंड साइड पे आपको पॉजिटिव एक्स दिखेगा, ऊपर आपको पॉजिटिव वाई दिखेगा, लेफ्ट में आपका नेगेटिव एक्स है और नीचे आपका नेगेटिव वाई है, ध्यान रखना। तो अगर मैं कोई यहां के पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं तो देखो मेरे को एक्स में नेगेटिव रेंज में चलना पड़ रहा है, लेकिन वाई मेरा पॉजिटिव में है, तो यहां पर कोई सा भी जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स में भी नेगेटिव और वाई में भी नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव कॉमन नेगेटिव रहता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि -3, या फिर -3, -4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा दोस्त, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, देखो एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव टाइप वाला। सो और ऐसे सवाल आपने क्लास 9th में करे हैं जहां पर वो आपको पॉइंट दे देता है और बोल देता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर करी थी। अब इसी के आगे जाके हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा पानी पी लो एक बारी, 20 सेकेंड्स। बस बेटा चालू कर रहे हैं, लेट्स गो, आ जाओ। अब आते हैं बेटा अपनी ज्योमेट्री, जहां पर हमने ट्राइंगल से शुरू किया, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखा। तो आपने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में क्या किया था बेटा, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में आपने कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बात करी थी, और उसके साथ साथ आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी बेटा, जो कि बहुत क्रिटिकल है। उसी का है एक जनरल चीज आप आगे बढ़ने वाले हो, जिसको हम थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिससे हर साल आपके क्लास 10th में आता ही आता है बेटा सवाल। तो ट्राइंगल्स में आपने बात करी थी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, आपको सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्राइटेरिया याद होने चाहिए, दे विल अगेन कम इन यूज इन क्लास 10th मैथ्स। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था भाई एकदम डिट्टो, कि एकदम हूबहू पिक्चर बना के रख दिया। वो पिक्चर अब आड़ी टेढ़ी कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसकी कॉपी बनाई, इसकी मैंने एक सेम कॉपी बनाई और इसको क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया। पिक्चर बनाई है अभी आपके सामने, अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है, लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, बिल्कुल है, ये अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का साइन था ये। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था कि भाई सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड्स भी इक्वल होंगी, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे।
ठीक है, ये सब आता था कॉन्ग्रुएंसी में। आपने बेटा डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़े थे, आपने ट्रिपल एस पढ़ा है, आपने एस ए एस पढ़ा है, आपने एंगल साइड एंगल पढ़ा है, आपने एंगल एंगल साइड पढ़ा है, याद होगी आपको ये सारी की सारी चीजें। ये सारे के सारे क्राइटेरियाज दोस्तों आप लोगों ने पढ़े हैं। इसके साथ साथ आपने आरएचएस भी पढ़ा है। ठीक है, क्लियर कहानी? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये सारे के सारे क्राइटेरियाज आपको दिमाग में होने चाहिए, कहीं पर भी बेटा क्लास 10th में यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, यहां पर आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल का मतलब होता है जहां पर आपकी तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट हो बेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल, और फिर आ जाता है अपना बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जहां पर आपकी कोई सी भी दो साइड्स आपको इक्वल दिखे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब सारी साइड्स इक्वल है और यहाँ पे फिर सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। क्या हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है? बिल्कुल। अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब दो साइड्स तो इक्वल है ही ना, तो आइसोसेलेस वाला क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो ही रहा है। ऐसे ही ट्रिकी सवाल आप लोगों को पूरे साल कराऊंगा मैं, और ऐसे ही सवाल तुम्हारे अब 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने बेटा बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर तुमने सिलेबस देख लिया है, सीबीएसई ने इस बारी बोला है रियल लाइफ लर्निंग, रियल लाइफ कंटेक्चुअल प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटेंसी, इन सब पे ही काम करना है। तो बेटा अच्छे से मेहनत करेंगे स्टार्टिंग से ही, टेंशन बिल्कुल मत लेना। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में और भी आते हैं कि आप ये आपने साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड किया है, एंगल्स के बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है जहां पर आपके तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। इसके साथ साथ बेटा आपके ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। अल्फा बीटा गामा और कुछ नहीं है, एंगल्स को डिनोट करने के लिए साइंस है। जैसे आप लोग बेटा वेरिएबल को एक्स वाई जेड टी इनसे डिनोट करते हो, एंगल्स को यूजुअली अल्फा बीटा गामा थीटा इन सब से हम लोग डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख लो यार। आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, फिर आपने लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड, वो सब चीजें मैं अभी कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती थी भाई? कि इन दोनों का सम, अगर ये एक्स है वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ये होती थी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद बेटा आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। सबसे पहले एक काम करता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम भी करवा देता हूं, तो ट्राइंगल्स आपका रैप हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, और आपने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पकड़े और इनको बोल दिया ई और एफ, और आपने अगर इनको मिला दिया, मिड पॉइंट पकड़े, यानी कि ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, ध्यान रखना रेशियो की बात कर रहा हूं। तो ये आपका अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब है कि ये और ये बराबर हैं, तो दिस कैन बी इक्वल टू 6, दिस कैन बी इक्वल टू 6, दिस कैन बी इक्वल टू 12, दिस कैन बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो रेशो लिखा हुआ है, प्लीज इसको एग्जैक्ट नंबर से कंफ्यूज मत कर लेना। तो चलो एक काम करता हूं, तुम लोग वरना कंफ्यूज हो ही जाओगे, इसको ना ऐसे लिख देते हैं कि ये और ये बराबर हैं, ठीक है, और ये बराबर है। आपस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो गिवन टू द क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि आपने ए बी का मिड पॉइंट लिया, ए सी का मिड पॉइंट लिया और उनको ज्वाइन कर दिया, तो ध्यान रखना जो ये ई एफ लाइन बनी है ना, ये आपकी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और इसके आधी होगी। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, जो कि एक्चुअली एक स्पेसिफिक केस है बीपीटी का, थेल्स थ्योरम का, जो कि आपको क्लास 10th के अंदर पढ़ना है। तो अभी आपने वो स्पेसिफिक चीज पढ़ी है, अभी आपको इसको जनरल तरीके से पढ़ना बाकी है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने पैरेलल लाइंस वाली चीजें जितनी भी पढ़ी है, लाइंस एंड एंगल्स में जितने भी टाइप के एंगल्स पढ़े हैं, हर किसी को रिवाइज कर लेना दोस्त, वो हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लोगों को मैं पैरेलल लाइंस वाला केस यहां पे समझा देता हूं
कि अगर ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं तो ये हो जाएगा आपका एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि इन दोनों को काटे, तो इसको आप बोल दोगे ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। अब देखो कितने सारे एंगल्स यहां पर फॉर्म होते हैं दोस्त। तो अगर मैं बात करूं इसकी और बात करूं मैं इसकी, तो आप बताओ क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? आप देखते ही बता सकते हो। आपको किसी को सिखा, आप मतलब किसी के सीखने से आपको ये चीज नहीं सीखनी है, आपको देखना चाहिए कि ये और ये अगर पैरेलल है तो क्या इनकी अलाइनमेंट सेम है, और ये एक ट्रांसवर्सल काट के जा रही है, तो इसके और इसके बीच में जो अलाइनमेंट है, जो एंगल है, वही तो इसके और इसके बीच में होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो मैथ्स तो है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस भी थोड़ी सी लगाओ। और इन्हीं चीज को मैथ्स में क्या बोला जाता है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है। उसके साथ साथ ये चीज देखो, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, जहां पर भी आपकी जेड फॉर्मेशन हो या फिर उल्टे जेड की फॉर्मेशन हो, तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और इनको बोला जाता है क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद आ रहा है? सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद बेटा आप लोगों के आते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को पकड़ूं तो ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो ऐसे एंगल्स मेरे सप्लीमेंट्री होते थे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है ना? सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दो लोगों का सम हो जाए क्या? 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हो जाए बेटा 90 डिग्री। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप लोग पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशो, तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से ही बेटा तुम लोगों को चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। और अगर तुमको 11th 12th में साइंस कंटिन्यू करनी है या फिर तुमको ह्यूमैनिटीज लेनी है मैथ्स के साथ, तुमको कॉमर्स लेनी है मैथ्स के साथ, तो ये सब बेसिक चीजें कवर करती हुई चलनी पड़ेंगी। सीबीएसई ने तो आंख बंद करके कुछ भी डिलीट कर दिया है, लेकिन जो डिलीटेड सिलेबस से भी नेसेसरी होगा मैं इस चैनल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स की दुनिया में चलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं यार, फोर साइडेड अपना शेप होता है। क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसा भी दिख सकता है, क्वाड्रिलेटरल आपका बेटा कुछ ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन हमको इन क्वाड्रिलेटरल्स की बात नहीं करनी है, हमको ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल्स की बात करनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्यार से बना देता हूं ताकि अच्छा दिखे, ये बुरा ना माने। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या चीजें होती थी भाई? क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको स्मॉल बी बोल दूं, इसको स्मॉल सी बोल दूं, इसको स्मॉल डी बोल दूं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। और इसको प्रूव भी आपने बहुत इजीली करा हुआ है कि आप इसको दो ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। तो भाई आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, दो ट्रायंगल है तो 180 प्लस 180 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसके साथ साथ बेटा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जिसको आप लोग बोलते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर एक सर्कल है और इसकी बाउंड्री पर आपका एक क्वाड्रिलेटरल आ जाए, मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टेक्स अगर आपके सर्कल के ऊपर लाई कर जाएं, ऐसा कुछ केस बन जाए, तो ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बन जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां पर एक वर्ड होता है कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सर्कल पे लाई कर जाए। तो अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस एक सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर जाए तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको यहां पर ओपोजिट एंगल्स जो है ना, इनका सम बेटा 180 डिग्री मिलता है। ये खासियत है इसकी। ए प्लस बी भी आपका 180 डिग्री होगा और सी प्लस डी भी आपका 180 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में जब सर्कल पढ़ोगे तो आपको बार बार ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेंगे और इस पे बेस सवाल भी आते हैं एग्जाम में। उसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपना पैरेललोग्राम।
ठीक है, काइट्स वगैरह को हम लोग इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, ट्रापीजियम लेकिन इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। तो बेटा पैरेललोग्राम कैसे बनता है भाई, पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनता है, ए बी सी डी। सो पैरेललोग्राम नाम नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के साथ साथ ज्योमेट्री की वजह से ये इक्वल भी होती हैं। सो दिस विल बी पैरेलल टू दिस, दिस विल बी पैरेलल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। उसके साथ साथ यहां पर बहुत सारी और भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, इस पे सवाल आते हैं। एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें हर साल 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल आता ही आता है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक बन जाता है, वो मैं बताता हूं आपको कैसे आते हैं सवाल। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर आपके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके साथ साथ ये और ये पैरेलल हैं, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं हो गए? ये और ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस, और ए भी आपका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है बेटा। तो यहां पर क्या आप ये चीज लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री? बोलो हाँ या ना। और आप यहां से ये भी तो लिख सकते हो कि एंगल बी और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी में एक बारी एंगल ए ऐड कर रहे हो और एक बारी एंगल सी ऐड कर रहे हो, आपको मिल 180 रहा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे? सिमिलरली बेटा एंगल बी और एंगल डी भी बराबर होंगे। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, यहां पे बना देता हूं 2 लाइन, यहां मार देता हूं 2 लाइन यहां, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, कि अगर आपका कोई पैरेललोग्राम है और आप उसकी ऐसे डायगोनल्स बना रहे हैं, तो ये जो डायगोनल्स है ना, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ए बी, मैंने ये गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, बी सी डी, AC and BD, which are the diagonals of this parallelogram, they will bisect each other. इसका मतलब क्या होता है सर? बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइसेक्शन का मतलब होता है मुन्ना कि ये आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रही हैं। ठीक है, यानी कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि सर इसको मीटिंग पॉइंट को बोल देते हैं O, तो मतलब AC और BD आधे आधे में बट रही है, मतलब OA मेरा OC के बराबर होगा और OB मेरा OD के बराबर होगा। ये नहीं कह रहा कि OA OD के बराबर होगा या फिर ये चारों आपस में बराबर होंगे, नहीं। AC अलग से बाइसेक्ट हो रही है, BD अलग से बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि ये एक दूसरे को बाइसेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और यहां पर ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है, आप लोग ज्योमेट्री से देख के भी बता सकते हो। अगर कोई ऐसी टिल्टेड फिगर है, सब चीजें विजुअलाइजेशन पे काम करती हैं, ज्योमेट्री तो प्योर विजुअलाइजेशन है बेटा। आप खुद सोच के बताओ, अगर कोई ऐसी टिल्टेड फिगर है और आपको कोई ए से सी जाने को बोल रहा है और बी से डी जाने को बोल रहा है, तो आपको कौन सी चीज बड़ी लग रही है? ऑब्वियसली ए सी चीज बड़ी लग रही है ना। तो अगर आपका टिल्टेड ऐसे हो रहा है, ऐसे ही इस डायरेक्शन में आप लोग टिल्ट कर रहे हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो ना कि एक ऐसी साइड की फिगर थी जिसको आपने ऐसे टिल्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहां पर AC आपका BD से बड़ा रहता है, ऐसे टाइप के टिल्टेशन में। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हम लोग आते हैं थोड़े से स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स में, जहां पर हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में बेटा अब देखो, जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है वहां पर पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी। जो यहां पर मैंने सारी चीजें लिखी है ना, ये सब काम करेगा यहां पर, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मिल जाएगी इसको, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अब ये सीधा हो गया है, टिल्ट से सीधा हो गया है, तो यहां पर ये सारे के सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हो गए। ठीक है, क्या ये और ये बराबर है? नहीं, ये रेक्टेंगल है बेटा। तो आप लोगों का अगर ये ए के बराबर है तो ये भी ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो बी। इसको आप लोग यूजुअली लेंथ बोल देते हो, इसको आप विड्थ बोल देते हो। एरिया क्या हो जाता है? ए टाइम्स बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? बेस टाइम्स हाइट। याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला
और एक दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। उसके साथ साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल वाली कहानी बताता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया वाली चीज लिख दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ जब मैं आपको मेंसुरेशन कराऊंगा वहां पर मैं सारी चीजें बताता हूँ। छोड़ो, चलो आगे आ जाओ। अब यहां पर बेटा एक खास बात हो जाती है, जब आप किसी टेढ़ी चीज को सीधा कर दोगे तो अब ये टिल्टेड से सीधे वाले जोन में आ गया, तो यहां पर ये AC और BD आपस में बराबर हो जाती है। और अगेन ये बाइसेक्ट तो खुद को करेंगी ही करेंगी, जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पे लगेगी लगेगी। तो यहां पर AC और BD भी बराबर हो जाते हैं, डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर हो जाती है। और यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री वाला आपका ट्राइंगल बन रहा है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। इसके साथ साथ फिर हम लोग आते हैं बेटा स्क्वायर पे। स्क्वायर से पहले एक काम करते हैं, रोम्बस पे पहुंच जाते हैं। रोम्बस क्या होता है बेटा? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जो कि टिल्टेड ही रहे, लेकिन आप लोग यहां पे एडजेसेंट साइड्स को बोल देते हो कि इक्वल रखना है, ठीक है? टिल्टेड ही रहेगा ये, लेकिन यहां पर सारी की सारी साइड लेंथ ABCD इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी A यूनिट्स, ये भी A यूनिट्स, ये भी A यूनिट्स, ये भी A यूनिट्स। और यहां पर बेटा अपना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जो आपके पैरेललोग्राम वाले सारे के सारे कंडीशंस थे वो तो वैलिड होंगे, उसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पे डायगोनल्स है ना, ये बाइसेक्ट तो करती करते हैं। क्या डायगोनल्स आपस में इक्वल है? नहीं, क्योंकि अभी भी फिगर टिल्टेड है। लेकिन डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करती थी ना, अब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका OA OC बराबर है, OB और OD बराबर है। ये तो आपने पैरेललोग्राम में भी देखा था, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज हो जाती है कि AC और BD आपके परपेंडिकुलर हो जाते हैं आपस में। मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप देख सकते हो। ये 90 हो गया तो ये भी 90, फिर आप लोग लीनियर पेयर से देख सकते हो, ये भी 90 तो ये भी 90, ये भी 90। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है ना 360 डिग्री का, वो 4 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है। तो यहां पर ना एक बहुत खूबसूरत चीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल उठाएं, ये वाला उठाएं, ये वाला जो भी ये 4 ट्राइंगल्स बने हैं ना, ये सारे के सारे इक्विलेटर, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर आपको पता है कि भाई इसकी मेरी, अगर आपको कोई डायगोनल्स की लेंथ दे दे, जैसे मैं बोल देता हूं कि मेरी AC की लेंथ है D1 के बराबर और मेरी BD की लेंथ है D2 के बराबर, ठीक है? और ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। ये वाले ट्राइंगल को उठा के मैंने बाहर अलग कर दिया। तो आपको पता है ना AC बाइसेक्ट हो रही है, तो OA क्या हो जाएगा? AC का आधा हो जाएगा। तो ये हो गया D1/2, ये हो गया D2/2। तो अगर आपको डायगोनल्स दे दी जाए तो आप ये वाली चीज को यूज करके ना रोम्बस की साइड के बारे में पता लगा सकते हो, क्योंकि अब आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आपका AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? D1² 4 + D2² 4। और यहीं से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है एरिया का भी। तो अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स D1 टाइम्स D2, जहां पे D1 और D2 क्या है? लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, द 2 डायगोनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेटा। उसके बाद आते हैं हम लोग स्क्वायर पे, जो कि एकदम परफेक्ट है इन एवरी सेंस। वो रेक्टेंगल को भी सारी तरीके से कवर कर लेता है और रोम्बस को भी सारी तरीकों से कवर कर लेता है। फिर आता है हमारा परफेक्ट सिमेट्रिकल 4 साइडेड फिगर विच इज कॉल्ड स्क्वायर, जो कि टिल्टेड भी नहीं है, सीधा है, सारी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, हर जगह 90 डिग्री भी बन रहा है अंदर, आपकी दोनों की दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रही हैं। यहां तो बेटा आपको यही लिखने की जरूरत है, क्योंकि इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये चारों के चारों आपस में इक्वल और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हर जगह 90 डिग्री भी बन रहा है। तो स्क्वायर तो हर मापदंड पे बेटा फिट बैठ जाता है, चाहे वो रेक्टेंगल्स के मापदंड हो, चाहे वो रोम्बस के मापदंड हो। ठीक है, कहानी क्लियर? इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिया मैंने, अब तुमको बताता हूं सर्कल्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं सर्कल्स की, तो बेटा तुमने सारी की सारी बेसिक चीजें सीखी हैं सर्कल्स के बारे में, कि सर्कल बनाते कैसे हैं,
ये रहा तुम्हारा एक सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है कि यार एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट लेते हैं, और अगर उन सारे पॉइंट से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें बनती हुई, एक हम लोग कर्व ड्रॉ करें, तो वो सर्कुलर कर्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से सर्कल पे लाई करता हुआ हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, इसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। यूजुअली मतलब कम ऐसी बुक्स में दिखेगा, लेकिन अगर आपको कोई सर्कल के बारे में बताना चाहता है तो वो ऐसे कभी कभी लिख देता है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका सेंटर पॉइंट है और रेडियस आपको आर दिया हुआ है। क्लियर कहानी। उसके बाद बेटा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं सर्कल में, काफी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। रेडियस के बारे में पता है, फिर आ जाता है हमारा डायामीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायामीटर है, जिसका लेंथ क्या हो जाता है बेटा? ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाता है। दिस इज आर डायामीटर। फिर हम लोग आर्क के बारे में, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, जिसके बारे में जिसपे हम लोग प्रॉपरली क्वेश्चंस बेटा क्लास 10th में करने वाले हैं, तो वो मैं तुमको सिखा दूंगा। अभी तुम सिर्फ इतना सीख लो कि अगर तुम किसी भी सर्कल का कोई पोर्शन कट कर लेते हो बाउंड्री का, तो इसको बोल दिया जाता है आर्क। और जब तुम कोई पोर्शन कट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा पोर्शन भी कट हो गया है, तो जिसकी लेंथ बड़ी होती है उसको मेजर आर्क बोला जाता है, जिसकी लेंथ छोटी होती है उसको माइनर आर्क बोला जाता है। जैसे यहां पर ये माइनर आर्क हो गया, और ये वाला जो अपने आप कट के निकल गया ये मेजर आर्क हो गया। ऐसे ही बेटा सेगमेंट, जैसे अब आपको आर्क दिख रहा है ना कि आर्क ने सर्कल को दो हिस्सों में बांटा, बराबर हिस्सों की बात नहीं कर रहा, दो हिस्सों में बांटा, आप इस तरीके से इसको आर्क वाले उससे लेते हो। ऐसे ही सर्कल का एरिया, यहां पे सर्कल की बाउंड्री बांटी है, सर्कल का एरिया भी हम लोग ऐसे बांट सकते हैं ना। अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दे, सर्कल के अंदर ही रहनी चाहिए, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को ही आगे आप जाके देखोगे, यार यहां पर अगर लाइन सर्कल के बाहर निकल जाती तो ये सेकंड हो जाता। फिर सेकंड का स्पेसिफिक केस होता है टैंजेंट। ये सारी की सारी चीजें हमको 10th में पढ़नी है। यहां पर भी देखो बेटा, एक तो ये वाला एरिया हो गया और एक ये वाला एरिया हो गया, तो इनको क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है, कि सर्कल को हमने उसके सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो छोटा वाला उसको माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला उसको मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। फिर आपने यही सेगमेंट में एंगल्स वगैरह देखे थे, जिनके बारे में आपको बता देता हूं। कुछ आप लोगों ने यार थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हैं, उसको मैं प्रॉपर्टीज बोल देता हूं सर्कल की, जो कि आगे आपको काम आएंगी सारी की सारी। सबसे पहले तो आपका आता है कि डायामीटर आपका जो एंगल सबटेंड करता है, सबसे पहली चीज तो बेटा वही है कि अगर मैं एक सर्कल ले लूं और अगर मैं एक डायमीटर ले लूं, तो ये आपका यहां पर किसी भी जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, सो डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आपकी पहली थ्योरम थी, पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है ये, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल है, कि अगर आप कोई से भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं सर्कल पे और यहां पर ऐसे एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, आपने बोल दिया कि ये जो मेरा एंगल है वो है एक्स, तो यही दो पॉइंट्स सेम सेगमेंट के अंदर, ध्यान रखना सेम सेगमेंट के अंदर यहां पर कोई सा भी एंगल पकड़ोगे तो ये इसके आधे के बराबर होगा, x/2। चाहे आप ये वाला पकड़ो बेटा, ये भी x/2 के बराबर होगा। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, इट इज डबल टू दैट ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये चीज आपने पढ़ी होगी, जो डबल वाला रिलेशन होता है, तो इसको ध्यान से देखना। अब यहां पे ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि अगर मैंने अभी तो एंगल यहां पे इस वाले सेगमेंट में सबटेंड किया, अगर मैं नीचे वाले, क्योंकि देखो अगर आप यहां पर एक ऐसी लाइन बनाओगे, या फिर लाइन नहीं कॉर्ड बना दो, एक काम करो, तो ऊपर वाले सेगमेंट में तो कर लिया, अब इस वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैंने
इसमें एंगल सबटेंड किया तो x और इस वाले एंगल में कुछ रिलेशन होगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? बताओ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता था? 180 डिग्री। तो अगर ये x/2 है तो क्या ये 180 माइनस x/2 नहीं होगा? तो आपका सेंट्रल एंगल और आपका इस वाले सेगमेंट में एंगल में ये वाला रिलेशन होगा। यहां पर वो ट्वाइस वाला, हाफ वाला रिलेशन नहीं चलता। यहां पर आपको आधा करना पड़ेगा और फिर 180 डिग्री में से उसको माइनस करना पड़ेगा। इसका मैं आपको स्पेसिफिक केस भी सिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और ये 2 पॉइंट से मैंने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जिसका मेरे को मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लो 70 डिग्री के बराबर। तो मेरे से किसी ने पूछ लिया ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो मैंने देखा यार ये वाला एंगल तो ऊपर वाले सेगमेंट में ही है, तो यहां तो आधे वाला रिलेशन चलेगा। तो ये अगर 70 है दोस्त, तो ये मेरा 35 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे से इस वाले सेगमेंट में एंगल पूछ ले, तो या तो मैं वो 35 देख के यहां पहुंचूंगा 145 पे, ठीक है मोहित पुष्कर, या तो मैं यहां पहुंचूंगा, या तो मैं क्या करूंगा 70 को आधा करूंगा और 180 में से माइनस करूंगा। तो या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख लो, या तो साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी से पहुंच लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी ऐसे सवाल कराऊंगा मैं तुमको, ठीक है। उसके साथ साथ यहीं से ही एक चीज मिलती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, कि अगर तुम यहां पर 2 पॉइंट्स लेते हो और सेम सेगमेंट में एंगल बनाते हो यहां पर और यहां पर, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। क्लियर कहानी? उसके बाद यार ऐसी भी चीज पढ़ी होगी आपने कि अगर आप मान लीजिए 2 कॉर्ड्स बनाते हैं, एक ये बना दी आपने और मान लीजिए एक ये बना दी, और हमने देखा कि ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स आपके सेंटर से क्या है बेटा, या इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब अगर ये आपका डी है तो ये भी डी है, तो हम यहां से बोलते थे कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। या फिर अगर आपको ये दिया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड्स का, तो ये कॉर्ड्स दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वाइस वर्से वाला केम भी ट्रू रहता है। इतनी सारी चीजें आपने सर्कल में पढ़ी थी, यही सब चीजें आगे दोबारा से यूज होने वाली हैं। इसके बाद अपन लोग आते हैं बेटा, अब थोड़ा सा मेंसुरेशन पे बात करते हैं। देखो मेंसुरेशन का मतलब है जहां पर भी आप एरिया, वॉल्यूम्स, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हो, ठीक है। तो आपने हिरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके साथ साथ आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बेटा चीजें पढ़ी हैं, जहां पर आपने क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के ऊपर बात करी है। तो इन्हीं सब चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, और इनमें से क्या क्या चीज आगे यूज होने वाले है वो भी बताने वाला हूं। उसके बाद बेटा हम लोग इस सेशन को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वगैरह के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा, जो कि आगे कंटिन्यू होने वाला है ही अपना। चलो भाई, तो अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का, चाहे वो कैसे भी टाइप का ट्राइंगल हो, स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो, कोई से भी टाइप का ट्राइंगल हो, आप लोग हिरॉन्स फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो अगर आपको तीनों साइड्स पता है। हिरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है भाई, सबसे पहले तीनों साइड का सम करके आधे से कर दो, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। तो एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के, और फिर रूट लगा दोगे तो आपको एरिया मिल जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये कुछ इस टाइप का ट्राइंगल रहा होगा, ए बी सी, ठीक है। वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी। ये यूजुअली कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपका एस किसके बराबर होगा बेटा, पेरीमीटर बटे 2, ध्यान रखना। ये कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन हम इसको प्रेफर कहां करते हैं, जहां पर हमको स्केलीन ट्राइंगल दिखे,
है ना, क्योंकि इसी को ही अगर हम बाकी ट्राइंगल्स में लगाएंगे तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग सिमेट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो हो गया ये। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा भी फॉर्मूला होता है बेटा, अगेन जो कि किसी भी टाइप के ट्राइंगल में काम कर सकता है, विच इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। लेकिन इसके लिए आपको वो हाइट चाहिए होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन की सवाल किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है, हम लोग फॉर्मूले को चूज करते हैं बेटा। तो यहां पर क्या चीज होती है कि मान लो कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, और आपको मान लो ये बीसी की लेंथ पता है, और इस बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हुए की लेंथ पता है, यही आपका हाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जो बेस ले रहे होगे ना, उसी पे ही ये हाइट गिरनी चाहिए। मतलब वो बेस के ऊपर ही वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे हाइट गिरी है, जैसे ए से लेके यहां तक। तो ये चीजें कुछ बेसिक है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हर ट्राइंगल में लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको हाइट दिख रही हो और बेस दिख रहा हो, ये चीजें गिवन हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम लोग आते हैं यार इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 a², where a is the length of the side of the equilateral triangle, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो √3/4 a² हो गया। इसके साथ साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की हाइट भी याद रखो, ऑल्टीट्यूड की भी हाइट याद रखो। क्या होती है बेटा ऑल्टीट्यूड की हाइट? √3/2a। और इसको प्रूफ करना भी बहुत इजी है। आप लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर गिराया इस पे ऐसे। अब बेटा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, आप कॉन्ग्रुएंसी से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ये डी है तो ये और ये बराबर होंगे, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा, अगर ए है मेरी साइड लेंथ तो ये ए आधे में बढ़ गया तो ये a/2। तो आपका एडी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से निकाल सकते हो आप। तो आपका एडी किसके बराबर हो जाएगा? a² माइनस a²/4, यानी कि 3a²/4 का रूट। करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है। और यहां से आप देखो यार, ये वाली चीज आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी अब कर सकते हो, क्योंकि हाइट अब आपको पता है। तो हाफ बेस हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका √3/2a। तो देखो यही तो आ गया। ठीक है, इसको आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हो, उसमें भी डाल दोगे आप तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल्स के अराउंड एरिया वेरिया की बात हो गई। इसके बाद बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया, हाँ, पैरेललोग्राम का एरिया बेस टाइम्स हाइट से निकलता है। ठीक है, कोई सा ही पैरेललोग्राम है अगर, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का बेस टाइम्स हाइट। हाफ नहीं लगता है जैसे ट्राइंगल्स में लगता है। उसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको रोम्बस का एरिया बताया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, हाफ टाइम्स d1 टाइम्स d2 दोस्त। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि सर एक ही वीडियो में जेन्युइनली सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई यार। अब मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो बस एक चीज चाहिए यार, इस वीडियो को जो भी तुम्हारे ऐसे दोस्त यार है ना जिनको तुम साथ लेके चलना चाहते हो, तुमको चाहिए कि मैं तो अच्छा करूंगा वो भी अच्छा करे मेरे साथ, यार उन सबको ना शेयर कर देना। ठीक है, और धीरे धीरे बेटा लाइव सेशन ये सारी चीजें चालू करेंगे, ताकि मैं आपको थोड़ा सा जान पाऊं, आप मुझे जान पाओ, थोड़े से गप्पे वप्पे भी लगाए हैं ना यार, सिर्फ सीरियस सीरियस बातें नहीं होंगी। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं सीधा मुद्दे की बातें कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बातें हो गई भाई स्क्वायर वगैरह के बारे में, आपको पता ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने 3D शेप्स पे। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आ जाते हैं बेटा हम लोग क्यूब पे। तो मेरा क्यूब कैसा दिखता है भाई? मेरा क्यूब दिखता है कुछ ऐसा। खासियत क्या होती है यहाँ पर? ये तीनों के तीनों बराबर है। तो आपकी जो बेस है उसका ये और ये इक्वल है, यानी कि ये जो बेस है ये स्क्वायर है, और इतना ही इसने हाइट भी अचीव किया है, ए यूनिट्स के बराबर। तो यहां पर आपका, आप जैसे क्यूबॉइड पढ़ते हैं तो आपको पता है यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो यहां पर आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाता है। तो ये क्यूबॉइड का आप एक स्पेसिफिक केस इसको बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका क्यूब। इसके लिए आप लोग पढ़ते हो बेटा लेटरल सरफेस एरिया,
LSA किसके बराबर होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अपने को ऊपर और जो आपका यहाँ पर फ्लोर है इसको छोड़ देना है, सिर्फ वॉल्स को लेना है, वॉल्स का एरिया 4a²। टोटल सरफेस एरिया में बेटा जो आपने चीज एक्सक्लूड करी है उसको भी ले लो, तो 4a² प्लस a² प्लस a²। सर a² कहां से आया? क्योंकि मैंने आपको बताया ना सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? a²। तो ये हो जाएगा 4a² में 2a² और ऐड करोगे 6a²। फिर आपका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट a³ है, तो अल्टीमेटली क्यूबॉइड ही ना, चाहे सिमेट्रिकल क्यूबॉइड हो। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइड आ जाता है जहां पर सारी की सारी चीजें जनरल तरीके से दिखती हैं अपने को। तो यहां पर बेटा मैं एक ऐसा बना लेता हूं केस और एक ऐसा केस बना लेता हूं, ये हो गया अपना क्यूबॉइड। जो आपका ये बेस वाला रेक्टेंगल है ये L बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, और हाइट जो अचीव करी है उसको H बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। आपका यहां पर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त? अगेन ऊपर और नीचे वाले को छोड़ना है, तो L इंटू बी, L इंटू बी को छोड़ना है, क्या लेना है? ये वाला B इंटू एच, और वो भी B इंटू एच होगा, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस, और ये वाला अपने को लेना है जिसमें H भी मौजूद है और L भी मौजूद है, तो ट्वाइस ऑफ LH। इसी को ही बेटा अगर हम लोग कॉमन ले ले 2H, तो अंदर बच जाता है B प्लस L। और यहीं पे ही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर दें बेटा, तो इसी में ही अब आपका 2LB भी ऐड हो जाएगा, ये और ये। तो जब आप यहां पर देखते हैं तो आपको ऐसा दिख जाता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है भाई, इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग सिलेंडर पे, और हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं। मतलब जो आपका बेस है इसके परपेंडिकुलर ही इसकी हाइट उठी हुई है। ठीक है, ऐसे टिल्टेड सिलेंडर नहीं है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है दोस्त, तो यहां पर अब मान लो इसकी हाइट h है और रेडियस इसका r है। तो अगर मैं ये सिर्फ और सिर्फ जो गोलाई वाला पोर्शन है ऊपर और नीचे छोड़ दूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ पाई आर एच। पाई की जगह आप 22/7 या फिर 3.14 डालते हो, जो भी आपको मेंशन होगा, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं पाई की, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। उसके बाद आता है बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया, जहां पर ये तो होता है, उसके साथ साथ बेस का एरिया भी और टॉप का एरिया भी ऐड होगा। सर्कल होते हैं ये πr² प्लस πr², तो यहां पर 2πrh में मैं 2πr² और ऐड कर दूंगा। यहां पर 2πr अगर कॉमन ले लेता हूं दोस्त, तो मेरे पास r प्लस h बच जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाता है πr²h, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जो भी ऐसी फिगर होगी ना जो कि आपके बेस से लेके टॉप तक सेम दिख रही है, जैसे अगर आप अपनी मुंडी को देखोगे तो आपको यहां से लेके मुंडी यहां पे रखो, मुंडी मतलब सर रखो अपना यहां पर, और ऐसे इसके साथ साथ हाइट ऊपर जाओ, तो आपको दिख रहा है ना कि ये जितना नीचे चौड़ा था ऊपर उतना ही चौड़ा है। तो ऐसी फिगर्स के लिए वॉल्यूम के लिए क्या यूज कर सकते हो? बेस का एरिया लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, πr²h। ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हो। आपने LBH लिखा, तो LB आपका बेस का एरिया है टाइम्स हाइट ही तो है। यहां पर भी देखो, ऊपर जैसा है वैसे ही तो नीचे जैसा है वैसे ही तो ऊपर है। तो अगर नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस आपको ऊपर और नीचे एकदम सेम चीज दिखे जब आप हाइट में ऊपर जा रहे हो, वहां पर आपकी सिमेट्री लूज ना हो, तो बेस का एरिया लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम। उसके बाद आ जाते हैं दोस्त अपना कोन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया अपना R, ये हो गया अपना H। यहां पर बेटा तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है πr/L के बराबर, और तुम्हारा यहां पर टोटल सरफेस एरिया हो जाता है बेस का एरिया और ऐड कर दो πr/L प्लस πr²। यहां पर L क्या है बेटा? ये जो स्लांट हाइट होती है। ठीक है, और यहां पर LHR में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और उसके साथ साथ तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h। क्लियर कहानी? यहां पे देखो
नीचे से ऊपर उठोगे तो सेम चीज नहीं दिख रही है, यहाँ पे सर्कल था, ऊपर पॉइंट मिल गया, इसलिए यहाँ पे बेस का एरिया टाइम्स हाइट वाला चीज नहीं लग रही है, एक 1/3 का कंपोनेंट यहाँ पर और तुमको लगाना पड़ रहा है। उसके बाद बेटा तुम्हारा स्फेयर और हेमिस्फेयर आ जाता है। स्फेयर मतलब एक फुटबॉल टाइप की चीज है, ठीक है, स्फेरिकल शेप बोलते हैं इसको, ये स्फेयर है बेटा। सर्कल का ही 3D वर्जन आप इसको बोल देते हो। ये आपका रेडियस है बेटा, तो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्या, 4πr² के बराबर, और आपका वॉल्यूम हो जाता है 4/3πr³। इसी के ही जब आप दो टुकड़े कर दोगे तो आपको हेमिस्फेयर मिल जाता है, ऐसे टाइप का, कटोरी टाइप का, जिसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे ये भी आर है, तो इस कटोरी की डेप्थ भी आर होती है क्योंकि ये स्फेयर से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब एक कर्व सरफेस एरिया भी हो जाता है जो कि 2πr² के बराबर हो जाता है, इसका आधा। टोटल सरफेस एरिया में हमको जो ये अब हमने एक नया चीज जनरेट कर दिया इसको आधा काटने से, तो इसका टॉप का एरिया भी लेना पड़ता है, तो इसलिए 2πr² + πr², 3πr² हो जाता है, और वॉल्यूम किसके बराबर हो जाती है, 2/3πr³। ठीक है दोस्त, इसके बाद यार स्टैटिस्टिक्स में आपने बहुत ज्यादा चीजें अभी नहीं पढ़ी हैं, अब आप लोग 10th में पढ़ोगे, तो स्टैटिस्टिक्स के टेंशन मत लेना। अगर कुछ भी नहीं समझ आया था ना तो 10th में मैं सारी चीजें बेसिक से करवा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को यार बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि मीन होता क्या है, ठीक है। सम ओवर ऑब्जर्वेशन, टोटल सम अपॉन जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है। मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट जो आपकी फिगर हो, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हो अपने डेटा को और देखते हो कि बीच में कौन आ रहा है। उसके साथ साथ मोड क्या होता है बेटा, मोड होता है मोस्ट पॉपुलर बंदा, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फिगर जो कि आपकी सबसे ज्यादा बारी दिखे आपको डेटा में। उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, रॉ डेटा को आपने पढ़ा है सब, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रीट डेटा, इन सब चीजों के ऊपर बस थोड़ा सा आप लोगों को गो थ्रू करना है, और ये सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक लेवल से मैं करवाऊंगा तुमको क्लास 10th में जब मैं तुमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आई होप तुम लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो। इसके अलावा अब तुम्हारा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बेसिक्स में है और तुमने कवर नहीं करी है। अब तुम क्लास 10th मैथ्स के लिए बिल्कुल रेडी हो। पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर एक बार रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स की दुनिया में जंप करो, देखो कि कितने इलेबोरेटेड तरीके से मैंने वहां पे चीजें समझाई हुई हैं। एक बार अगर तुम वन शॉट देख लोगे ना, उसके बाद तुम कंपेयर भी कर लेना जिस भी टीचर से, मैं तुमको बोल रहा हूँ सारे फेमस टीचर्स से तुम वन शॉट कंपेयर कर लेना बेटा। मैं अपने आप को पढ़ाने वाला टीचर बोलता हूँ, उसके साथ साथ भाई तुम लोगों को एक बढ़िया एक लर्निंग कर्व पे लेके जाऊंगा, मिलके चीजें सीखेंगे, कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ तुमसे मैं सीखूंगा, तुमको जानने की कोशिश करूंगा, गप्पे वप्पे मारेंगे, बिना टेंशन बिना स्ट्रेस के पढ़ेंगे, और इस लेवल का पढ़ लेंगे कि तुमको कोई टच नहीं कर पाएगा बेटा, और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुमसे ना बने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में, ये मेरी गारंटी है। तो हंसते खेलते एकदम मजे मारते मारते विदाउट स्ट्रेस पूरी की पूरी क्लास 10 की जर्नी में तुम लोगों को साथ रहना है मेरे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।